जय हिंद। मैं दुर्गेश, स्वागत है आपका द जीएस रिसर्च सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, यानी सीएजी के बारे में। और यहाँ से परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये सीएजी क्या है, ताकि हम सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ सकें। देखेंगे, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी भारत सरकार और जो राज्यों की गवर्नमेंट है, इन सब के आय और व्यय का विवरण रखने वाली एक संस्था है, जिसको क्या कहेंगे, सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी कहते हैं। और इसी को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी इसी को कहते हैं। तो ये क्या काम करती है? ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आय और व्यय से संबंधित विवरण रखती है। और ये जो गवर्नमेंट का पैसा होता है, यानी जो गवर्नमेंट का पैसा होता है वो क्या होता है, सार्वजनिक होता है। सार्वजनिक का मतलब वो पब्लिक का पैसा होता है, जनता का पैसा होता है। तो ये जो सीएजी है, इसकी भी जांच करता है कि क्या ये जो जनता का पैसा है, ये जो सार्वजनिक पैसा है सरकार का, ये पब्लिक के ही पीछे खर्च हो रहा है कि कहीं और तो नहीं खर्च हो रहा है, किसी फालतू काम में तो नहीं खर्च हो रहा है। इन सब की भी ये जांच करता है। और मुख्य काम इसका क्या है कि ये केंद्रीय और राज्य के वित्तीय लेखाओं की जांच करता है और उनका हिसाब भी रखता है, यानी उनकी ऑडिटिंग करता है, लेखा जोखा रखता है। कौन? सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और इसी वजह से इसी हिसाब को रखने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो आय व्यय का हिसाब था, इसी को रखने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी का प्राविधान किया गया। और इसके आर्टिकल से भी कई बार प्रश्न पूछता है और छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी प्रश्न पूछता है। तो इसको देखेंगे। जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इसके गठन की बात की गई है भारतीय संविधान में। और वो किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, यानी भारत की एक ऐसी संस्था होगी जो आय और व्यय का विवरण रखेगी, उसके आय और व्यय की जांच करेगी। ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 148 में, यानी उसके पद के गठन की बात की गई है। सीएजी के पद के गठन की बात किस में की गई है? अनुच्छेद 148 में, यानी भारत का एक सीएजी होगा। और देखेंगे, ये सीएजी का पद गठित कब किया गया भारत में? तो भारत में सीएजी का पद 16 नवंबर 1960 को सीएजी का पद गठित किया गया। यानी सीएजी का गठन कब किया गया? 16 नवंबर 1960 को किया गया। और ये एक संवैधानिक पद है। सीएजी जो है, सीएजी एक संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद उसको कहेंगे जिसका जिक्र, जिसका वर्णन, जिसका प्राविधान भारतीय संविधान में किया गया है, उसको क्या कहेंगे? संवैधानिक कहेंगे। चूँकि इसका प्राविधान भारतीय संविधान में किया गया है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? ये एक संवैधानिक पद है। जो सीएजी है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, वो एक संवैधानिक पद है। संविधान में उसकी चर्चा की गई है। ठीक है। और ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इस पे सबसे ज़्यादा प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम का पड़ा है। यानी कह सकते हैं कि ये सीएजी जो है, सीएजी 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रभावित है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है कि सीएजी पे सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा है? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा है सीएजी पे। और देखेंगे, ये जो सीएजी है यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति भारत का तत्कालीन राष्ट्रपति यानी भारत का राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। कौन नियुक्ति करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ऐसे छोटे ही प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि नियुक्ति कौन करता है, पद से कैसे हटाने की का क्या प्राविधान है, इसके कार्यों के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है। इसी टाइप से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। और देखेंगे, इसके कार्यकाल के बारे में अगर देखेंगे तो 6 वर्ष तक इसके कार्यकाल की बात की गई है। और साथ ही साथ ये भी बात की गई है कि 65 वर्ष की अवधि अगर पूरी कर लेता है तो भी वो पद से हट जाएगा। यानी चाहे 6 वर्ष की अवधि पहले पूरी हो जाए, चाहे 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए,
तो जो भी पहले पूरा होगा उसी हिसाब से उसको हटा दिया जाएगा, यानी उसका कार्यकाल पूरा माना जाएगा। यानी सामान्य तौर पे कहेंगे कि उसका कार्यकाल कितना होता है, सीएजी का कार्यकाल तो 6 वर्ष होता है। और अगर ऑप्शन में 6 वर्ष नहीं तो 65 वर्ष की अवधि कर सकते हैं, यानी इन चाहे 6 साल पहले पूरा हो जाए और चाहे 65 साल पूरा हो जाए, तो जो पहले अवधि पूरी हो जाएगी तब तक उसका कार्यकाल माना जाएगा। यानी 6 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है और 65 वर्ष की आयु तक ये रह सकता है अपने पद पे सीएजी। और ये अपना त्यागपत्र किसको देगा, नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, और त्यागपत्र किसको देगा, तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देगा। यानी राष्ट्रपति ही इसकी नियुक्ति किया और राष्ट्रपति को ही ये त्यागपत्र देगा। अगर इसको त्यागपत्र देना होगा तो ये भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा सीएजी। और पदच्युत, पदच्युत का मतलब होता है कि पद से हटाना। तो जो इसको पद से हटाने की प्रक्रिया है, यानी पदच्युत की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग जैसी व्यवस्था के तहत उसको हटाया जाएगा। यानी जैसे भारत के राष्ट्रपति को हटाने का प्राविधान किया गया है कि महाभियोग लगा दिया जाएगा, और महाभियोग उसको कहेंगे जैसे भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2/3 बहुमत से लोकसभा में प्रस्ताव पारित करेंगे, फिर राज्यसभा में। इसी प्रक्रिया के तहत सीएजी को भी पद से हटाया जाता है, यानी महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा। यानी पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि उसको महाभियोग की तरह ही हटाया जाएगा, क्योंकि महाभियोग स्पेशली किसके लिए बनाया गया है, राष्ट्रपति के लिए। लेकिन उसी जैसी प्रक्रिया, उसी प्रकार की प्रक्रिया का प्राविधान किया गया है सीएजी को हटाने के लिए, इसीलिए क्या कहेंगे, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। अगर महाभियोग जैसी प्रक्रिया ऑप्शन में ना रहे तो महाभियोग पे आप टिक करेंगे। तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा भी इसको हटाया जाता है, यानी महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा इसको हटाया जाता है, किसको, सीएजी को। और इसका वेतन देखेंगे, इसका वेतन यानी सीएजी का जो वेतन दिया जाता है ये अनुसूची 2 के तहत दिया जाता है। आप अनुसूची पढ़ेंगे तो उसमें अनुसूची 2 में प्राविधान किया गया है, वेतन एवं भत्ते का प्राविधान किया गया है। तो कभी भी किसी भी पद के वेतन की बात करें, किसी के भी वेतन की बात करें कि किस अनुसूची के तहत वेतन दिया जाता है, तो चाहे जिसकी भी बात करें आप हमेशा क्या कहेंगे, अनुसूची 2 के तहत। तो चूँकि वेतन और भत्ते की बात किस में की गई है, अनुसूची 2 में, तो सीएजी की चाहे बात करें, चाहे राष्ट्रपति की, चाहे जिसकी भी बात करें, जिस भी पदाधिकारी की बात करें, सबका वेतन किस अनुसूची के तहत दिया जाता है, अनुसूची 2 के तहत दिया जाता है। तो इसका भी वेतन अनुसूची 2 के तहत दिया जाएगा सीएजी का। और सीएजी का वेतन दिया कहाँ से जाता है, ये राज्य के संचित निधि से दिया जाएगा कि केंद्र की संचित निधि से। तो आप देख रहे हैं इसकी नियुक्ति कौन कर रहा है, केंद्र सरकार कर रही है, यानी भारत का राष्ट्रपति कर रहा है। तो एक प्रकार से देखेंगे तो ये राज्य का तो हो नहीं सकता, राज्य का होगा तो ये केंद्र का कार्य कैसे करेगा। तो इसलिए देखेंगे ये भारत की संचित निधि से दिया जाता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो निधि है वहाँ से दिया जाता है इसको वेतन। तो वेतन सीएजी को कहाँ से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। किस अनुसूची के तहत वेतन दिया जाता है, अनुसूची 2 के तहत वेतन दिया जाता है। और वेतन कितना दिया जाता है सीएजी को, ये भी पूछा जाता है कि सीएजी का वेतन कितना है। तो सीएजी का वेतन वर्तमान समय में 2.5 लाख रुपए प्रति माह, कितना, 2.5 लाख रुपए प्रति माह इसका वेतन है। इसके पहले इसको 90,000 वेतन दिया जाता था, कितना, 90,000 दिया जाता था। लेकिन वर्तमान में यानी 2021 लग गया है, तो 2021 में देखेंगे कितना दिया जा रहा है, 2.5 लाख रुपए प्रति माह दिया जा रहा है किसको, सीएजी को वेतन बढ़ गया है। और इसका जो कार्यालय है, सीएजी का कार्यालय भारत में अगर पूछे तो दिल्ली में है। वैसे तो सीएजी का कार्यालय विदेशों में भी स्थापित किया गया है, जैसे अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इन सारी जगहों पे सीएजी के कार्यालय स्थापित किए गए हैं। लेकिन अगर भारत में पूछता है कि सीएजी का कार्यालय कहाँ पे है, तो सीएजी का कार्यालय कहाँ पे, दिल्ली में है। इसको ध्यान रखेंगे, सीएजी का कार्यालय दिल्ली में है। और देखेंगे भारत के जो पहले सीएजी नियुक्त किए गए थे वो कौन थे, तो वी नरहरि राव, ये भारत के पहले सीएजी थे, वी नरहरि राव। इनको याद रखेंगे, पहले सीएजी के बारे में कभी कभी पूछता है कि भारत के पहले सीएजी कौन थे,
तो वी नरहरि राव भारत के पहले सीएजी थे। और वर्तमान समय में कौन सीएजी हैं भारत के? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के वर्तमान में सीएजी हैं, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं भारत के। और ये कैसरे हैं? तो ये 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं भारत के। कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी हैं भारत के। अब हम देखते हैं इसके अनुच्छेदों से संबंधित प्राविधान। हमने अनुच्छेद 148 में बताया कि इसके गठन की बात की गई है, यानी भारत में एक सीएजी होगा। इसके पद की बात की गई है, सीएजी के पद की बात या सीएजी के गठन की बात किस में की गई है? तो अनुच्छेद 148 में की गई है। लेकिन अभी हाल में ही एमपी पीसीएस में प्रश्न पूछा गया था कि सीएजी के कार्यों का प्राविधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो लड़के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे। अधिकांश बच्चे क्या कर दिए थे? 148 कर दिए थे, चूँकि उनके दिमाग में एक ही चीज़ बैठी रहती है कि 148 में ही सीएजी का प्राविधान किया गया। लेकिन वो पूछा क्या था? सीएजी के कार्यों का प्राविधान किस में? तो सीएजी के कार्यों और उनके शक्तियों का प्राविधान, यानी सीएजी का चाहे कर्तव्य कहें, चाहे कार्य कहें, चाहे शक्ति, चाहे सीएजी के अधिकार की बात करें, ये सब किस में बात की गई है? अनुच्छेद 149 में। अनुच्छेद 149 में सीएजी के कर्तव्यों, सीएजी के अधिकारों और सीएजी की शक्तियों के बारे में बात की गई है, प्राविधान किया गया है। और अनुच्छेद 150 देखेंगे। अनुच्छेद 150 में कहा गया है कि सीएजी केंद्रीय एवं राज्यों के वित्तीय लेखाओं की जांच करेगा। किसमें कहा गया है? वित्तीय लेखाओं की जांच करेगा। केंद्रीय और राज्यों के वित्तीय लेखाओं की जांच, यानी केंद्र और राज्य के आय व्यय की जांच कौन करेगा? केंद्रीय एवं वित्तीय लेखाओं की जांच करेगा। यानी जो पब्लिक का पैसा है वो क्या पब्लिक के ही पीछे खर्च हो रहा है, सही जगह खर्च हो रहा है कि नहीं, केंद्र सरकार के परिप्रेक्ष्य भी और राज्य सरकार के परिप्रेक्ष्य भी ये जांच करेगी कि क्या पैसा सही जगह खर्च हो रहा है कि नहीं, चाहे वो केंद्र की बात हो चाहे राज्य की बात हो। तो इसका प्राविधान किस में किया गया है? अनुच्छेद 150 में, कि केंद्रीय तथा राज्यों के वित्तीय लेखाओं की जांच सीएजी करेगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 150 के तहत। और अनुच्छेद 151 देखेंगे। अनुच्छेद 151 के दो खंड हैं, यानी अनुच्छेद 151(1) और अनुच्छेद 151(2). तो अनुच्छेद 151(1) देखेंगे। इसमें कहा गया है कि सीएजी यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया केंद्रीय वित्तीय लेखाओं की जांच करेगा। यानी सीएजी केंद्रीय वित्तीय लेखाओं की जांच करेगा, यानी केंद्र सरकार के आय व्यय की जांच करेगा। और जांच करके अपनी रिपोर्ट किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। और आप देख रहे हैं राष्ट्रपति ही इसको नियुक्त किया है और राष्ट्रपति को ही ये त्यागपत्र दे रहा है। और राष्ट्रपति के जैसे ही इसको हटाने की प्रक्रिया है महाभियोग, और राष्ट्रपति को ही अपनी रिपोर्ट भी दे रहा है। जब केंद्र के वित्तीय लेखाओं की जांच करेगा तो रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ये किस में कहा गया? अनुच्छेद 151(1) में कहा गया है। और अनुच्छेद 151(2) में क्या कहा गया है? कि सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राज्य वित्तीय लेखाओं की जांच करेगा। अब इसमें 51(1) में क्या कहा गया? केंद्रीय वित्तीय लेखाओं की जांच करके अपनी रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को। और 151(2) में क्या कह रहा है? कि राज्य वित्तीय लेखाओं की जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट किसको देगा? राज्यपाल को देगा। राज्य का सबसे बड़ा मुखिया कौन होता है? राज्यपाल होता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है वैसे राज्य में राज्यपाल होता है। तो अनुच्छेद 151(2) के तहत सीएजी राज्य वित्तीय लेखाओं की जांच करके अपनी रिपोर्ट किसको देगा? राज्यपाल को देगा। और ये राज्यपाल जो होगा विधानमंडल के, केंद्र में क्या है? संसद है और राज्यों में क्या होता है? विधानमंडल होता है। तो राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों यानी विधानसभा और विधान परिषद में इस रिपोर्ट को रखेगा। जो रिपोर्ट सीएजी 151(2) के तहत राज्य के वित्तीय लेखाओं की जांच करके राज्यपाल को देगा, तो राज्यपाल उसे विधानमंडल के दोनों सदनों में रखेगा रिपोर्ट। और यहाँ पे जब ये सीएजी राष्ट्रपति को देगा रिपोर्ट अपनी
केंद्रीय वित्तीय लेखाओं की जांच करके, तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में उस रिपोर्ट को रखेगा। तो देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कैसे, जब आप कंफ्यूज होते हैं। अगर पूछा जाएगा सीएजी राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट किस अनुच्छेद के तहत देगा, यानी सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, ये किसमें प्राविधान है, तो अनुच्छेद 151(1) में। सीएजी अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देगा, तो किसमें प्राविधान है, 151(2) में। और अगर प्रश्न पूछे कि सीएजी अपनी रिपोर्ट देता है केंद्रीय वित्तीय लेखाओं के जांच की, तो किसको देता है, देख रहे हैं, राष्ट्रपति को भी देता है और राज्यपाल को भी देता है। तो जब केंद्रीय वित्तीय लेखाओं की जांच करेगा तो राष्ट्रपति को देगा, और जब राज्य वित्तीय लेखाओं की जांच करेगा, यानी राज्य के आय और व्यय से संबंधित तथ्यों की जांच करेगा, तो किसको देगा, राज्यपाल को देगा। और आप देख रहे हैं कि ये आय और व्यय का विवरण तो रखता ही है, साथ ही साथ ये सही जगह पे सही पैसा खर्च हुआ है कि नहीं, कितना खर्च हुआ है, इन सब का भी हिसाब रखता है और उसकी जांच भी करता है। तो आप देखेंगे सीएजी ने अब तक कई मामलों में जांच किया है और जो घोटाले हुए हैं उसको उजागर किया है। और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि सीएजी का जो पद है, सीएजी जो संस्था है, ये भारतीय संविधान की सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। ये किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये चीज़ कहा था कि सीएजी भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पद है। राष्ट्रपति को नहीं कहा था, लेकिन सीएजी को कहा था उन्होंने। तो देखेंगे सीएजी ने अभी तक राष्ट्रमंडल खेल घोटाला की जांच किया था, यानी राष्ट्रमंडल में जो घोटाला हुआ था उसको उजागर किया था। और कोयला घोटाला को भी किसने जांच किया था, कोयले घोटाले की, तो इसको भी सीएजी ने इसकी जांच की थी और सीएजी ने इसका उजागर किया था। इसी प्रकार से देखेंगे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, मनरेगा घोटाला, मिड डे मील घोटाला, चारा घोटाला, ताबूत घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला और स्वास्थ्य मिशन घोटाला, और भी ढेर सारे घोटाले हैं जो सीएजी ने जिसकी जांच की और घोटाले का पर्दा फाश किया है। तो ये तो महत्वपूर्ण कुछ थे। कभी कभी दे देता है कि निम्न में से कौन सा घोटाला जांच सीएजी के द्वारा की गई, यानी सीएजी के द्वारा निम्न में से किस घोटाले की जांच की गई, तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ये सारे पॉपुलर ज़्यादा थे, इसलिए यहीं से ही प्रश्न जनरली बन सकता है। तो आप देखेंगे ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं सीएजी से संबंधित, इसको आप अच्छे से देख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे और तैयार भी कर लेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कन्फ्यूजन आपको कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा 51(1) और 51(2) में, और इसको भी 149 और 148 में क्लियर कर लीजिएगा कि उसमें गठन की बात की गई है, पद की बात की गई है, और यहाँ शक्तियों और उसके कार्यों की बात की गई है 149 में। ठीक है, तो आपका सीएजी बस इतना ही। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ये जो नीचे रेड वाली बटन दिख रही है इसको दबा के सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।